Morning. Today we will discuss about very important and first chapter of inorganic chemistry, periodic table and periodic properties. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शायद पहली बार आपसे मिल रहे हैं और पहली बार हम आपके सामने इनऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ला रहे हैं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आप 8th, 9th, 10th में पढ़ते हुए आते हैं एनसीईआरटी से, बट मैं उन्हीं बातों को पकड़ के जो आपने 8th, 9th, 10th में पढ़ी है आगे आपको और आगे ले चलूँगा और आपको कंपटीशन के लिए आज से ही तैयार करना शुरू कर दूँगा। आप ये जान लो कि आप इम्पल्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप ये जान लेना कि यहाँ पर टोटल आपको मेन फैकल्टी टीम ही ट्रीट कर रही होगी। वही फैकल्टी टीम जो रिपीटर्स को पढ़ा रही होती है, जो टारगेट्स को पढ़ा रही होती है, जो आपके 12th में पढ़ा रही होती है, वही आपको पढ़ाएगी। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो मेन फैकल्टी टीम है वो आपको ना पढ़ाए, ऐसा नहीं होगा। इम्पल्स में मेन फैकल्टी टीम ही 11th के बच्चों को क्या करती है, पढ़ाती है। उसके पीछे एक बहुत लॉजिक है। मैं कोटा, वाइब्रेंट और कोटा करियर पॉइंट में काम किया हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम, राइट। आज मैं करीब 1 साल से आपके इम्पल्स परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप अच्छे से जानते हैं कि करियर पॉइंट हो चाहे आपका वाइब्रेंट हो, और ये वाइब्रेंट की मैं बात करूं तो वो पूरे इंडिया का एक ऐसा आईआईटी का रेन्यून्ड इंस्टीट्यूट है जहां से हर साल टॉप 10 में कोई ना कोई रैंक आती है। लास्ट ईयर वहां पर टॉप 2 रैंक थी और गर्ल्स की टॉप 1 रैंक थी और ऑल इंडिया में उसकी अंडर 10 थी, यानी अंडर 10 में 2 बच्चे थे। ये आसान काम नहीं होता, एक इंस्टीट्यूट अंडर 10 में 2 बच्चों को दे दे। तो इसका मतलब मैं जब उस इंस्टीट्यूट में मैंने वर्क किया है तो आप समझ सकते हो कि हम लोगों के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं होगी। पर सिर्फ इतना है कि आप हमसे कितना खींच पाते हैं, आप घर में कितनी मेहनत करते हैं, सारा खेल आपकी मेहनत पर है। करेक्ट है। तो हम आगे अपनी बातों को स्टार्ट करें, चैप्टर पर चलें और अपने इस यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाएं हम कि कैसे इस पर हम काम करते हैं। ये सब एक मज़ेदार लम्हा रहेगा और ये मज़ेदार चीज़ें आपके सामने आने वाली भी होंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा था, जो मेरी बात अभी मेरी बीच से कट गई थी, कि क्यों हम 11th से इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि कोटा का पैटर्न ही यही है। हम कोटा के लोग हैं और कोटा में हमने इतने सालों से काम किया है, तो हमको वहाँ के पैटर्न, वहाँ के तरीक़ों का अच्छा ज्ञान है। वहाँ पर टीचर्स 11th से ही बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, इसलिए ऑल इंडिया जब रैंक निकलती है ना, तो ज़्यादातर ऑल इंडिया रैंक में टॉप 100 के अंदर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th से तैयारी कर रहे होते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, और उनको अच्छे टीचरों ने 11th से गाइड किया होता है, तो वही होते हैं। रिपीटर और टारगेट जो एक बार पेपर दे चुके होते हैं, उनके सिलेक्शन रेशियो तो हो सकते हैं ज़्यादा हों, लेकिन वो रैंक रिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो कई बार चीज़ों को पढ़ते पढ़ते रट्टाफिकेशन पर बेस्ड हो जाते हैं, चीज़ों को रटने में ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं, सिवाय उसके कि वो उसे कंसेप्चुअली समझें। यदि आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझते हैं और अच्छे टीचर्स आपको शुरू से ही ट्रेंड करते हैं, तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आप 12th के साथ ही बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप 12th के साथ ही बहुत अच्छी रैंक निकालें और 2 साल आप इम्पल्स परिवार से जुड़ें, और इन 2 सालों में जो हम तुम्हें समझा रहे हैं उसके साथ आप हमसे विस्तृत चर्चा करते रहें, समय समय पर डाउट पूछते रहें। जैसे ही ये ऑनलाइन का काम ख़त्म होगा, हम सब ऑफलाइन जुड़ जाएंगे। जो ऑनलाइन ही काम करना चाहेगा उसके साथ हम ऑनलाइन ही काम करते रहेंगे। तो ये एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए तैयार किया है। तो चलो, अब मैं आज श्री गणेश करता हूँ। बुधवार भी है आज, और आज का पहला जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है पीरियोडिक टेबल पर, और इसमें जो बातें मैं बताने वाला हूं उनमें से ऑलमोस्ट बातें आप पढ़ चुके हैं 8th, 9th, 10th में, इसलिए आपको बहुत डिफिकल्टी यहाँ कुछ नहीं होने वाली है। फिर धीरे धीरे मैं चैप्टर को आगे की तरफ कनेक्ट करूँगा और आपको धीरे से 10th से 11th की तरफ, और फिर 11th से भी ऊपर आपके दिमाग की सोचने की क्षमता जो है ना, उसको मैं क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा अपने साथ अट्रैक्ट करके। करेक्ट है ना। तो चलते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस व्हाइट बोर्ड पर, राइट। ये व्हाइट बोर्ड आ गया। अब व्हाइट बोर्ड से पहले हमको कुछ बात PDF के अंदर आनी है,
वो पहले मैं आपको ले आता हूँ। ये देखिए प्रोडक्ट टेबल और प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ की स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अब ये स्लाइड ऐसे ऊपर नीचे ये होती रहेगी और ये बड़ा मज़ेदार सीन है, राइट ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग है ना। देखो चीज़ें बहुत बदलती जा रही हैं, आजकल ज़माना डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। अब चौक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड और मार्कर बोर्ड का काम ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम आपको इस यूनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं और सीनियर टीम के साथ अब आ गए हैं आपके साथ, है ना। सीनियर टीम जब आपके साथ लग गई ना तो आप ये मान लेना कि आपको दुनिया की कोई ताकत 12th में सिलेक्शन होने से नहीं रोक पाएगी। बस आप तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ एक एक बात को समझते हुए आगे की ओर बढ़ें। तो पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का इंट्रो क्या कहता है? इंट्रो ये कहता है द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए tubular form is called periodic table. Many attempts were made to classify the known element from time to time. These are following. यानी इन तमाम सारे साइंटिस्टों ने पहले काम किया, फिर साइंटिस्टों एक के बाद जो एक साइंटिस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि लेवोजियर ने पहले कुछ किया और उसका जो मेहनत थी वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुई, परंतु उसने स्टार्ट किया, जिसे हम अपनी भाषा में शुद्ध भाषा में बोलते हैं श्री गणेश किया। चीज़ों को समझना, मेटल नॉन मेटल ऐसी चीज़ों के बारे में उसने हमें बताया। फिर डॉबेर्नियर आए, उनका ट्रायड लॉ आया, उन्होंने कुछ बातें हमें बताई। फिर उनकी बातें कहीं पर जहाँ फेल हुई तो वहाँ पर एक नई बात आई, वो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल लॉ से आई। न्यूलैंड ऑक्टेव जो लॉ है वो फिर कहीं कुछ जगहों पर जाके फेल हुआ, तो फिर लॉथरमेयर का कर्व आया और उसके बाद फिर मेंडलीव की प्रोडक्ट लॉ आई, यानी मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसने टेबल को डिफाइन किया और फिर फाइनल मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ आ गया, यानी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल आ गई। और ये जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है यही सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है जो मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ पर बेस्ड है, करेक्ट। इनमें से आपने 8th 9th 10th के अंदर लेवोजियर, डॉबेनियर, न्यूलैंड, लोथरमेयर कर्व, मेंडलीव और सी टेबल पर बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपको आपके टीचर्स ने जो बातें सिखाई हैं इन क्लासेस के अंदर उन्हें आपने अच्छे से रीड भी किया होगा, समझा भी होगा और उन एनसीईआरटी को आपने रखा भी होगा अपने पास, और उन्हीं के थ्रू उन्हीं बातों को जो आपने पढ़ी हैं उन्हीं से मैं इन्हीं बातों को कनेक्ट कर रहा हूं। तो आज केवल ओनली इंट्रो और कुछ भी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बात करी लेवोजियर की। अब देखो, ये जो तुम्हारा लेवोजियर है, ये लेवोजियर क्या बात लेके आया? ये लेके आया अपने क्लासिफिकेशन में फर्स्ट साइंटिस्ट। देखो, सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने मेटल और नॉन मेटल पर बात करी। उसने कहा कि एलिमेंट्स में दो क्लास होती हैं। पहली क्लास क्या होती है? मेटल्स, और दूसरी क्लास क्या होती है? नॉन मेटल्स। ठीक है, बट देखो, बट लेटर ऑन दिस क्लासिफिकेशन गेट्स फेल्ड। ये फेल्ड है, FAILED है यहाँ, फेल्ड इन केस ऑफ मेटेलॉइड। मेटेलॉइड के केस में ये क्या हो गया? फेल्ड हो गया इस लेवोजियर का कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि उसने दो ही क्लास बनाए, वहाँ पर एक क्लास मेटेलॉइड का था। मेटेलॉइड मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, राइट ना। अब बात ये आती है कि फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया डॉबेर्नियर। उसने अपना ट्रेंड्स दिया। क्या ट्रेंड दिया? उसने बोला कि ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उसने नई बात बोली। मेटल नॉन मेटल पर तो बात किसने छेड़ दी? लेवोजियर ने, लेकिन मेटोलॉइड पर वो फेल हो गए, तो उनका जो ये क्लासिफिकेशन फेल्ड हो गया, पूर्ण रूप से सही नहीं रहा। लेकिन वो मेटल नॉन मेटल के बारे में तो हमें आइडिया दे गया ना, तो उस आइडिया पर चलते हुए डॉबेर्नियर ने क्या किया? एक नई बात छेड़ी। उसने बोला, उसने कहा कि हम एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। बोले किसको? इन विच द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट वाज नियरली द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑफ 3 एलिमेंट्स possessed नियरली द सेम एटॉमिक मास, राइट। और देखते हैं, फिर हमने इसको स्लाइड को ऊपर लाया। अब उसका ट्रायड क्या कहता है? देखो,
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका मास 7, 23, 39 है। अब उसने इस मास को लेके उसने कहा कि फर्स्ट और थर्ड का जो मास का सम डिवीजन बाय 2 करेंगे तो ये बीच वाला जो आपका मास है उसके बराबर वैल्यू आएगी। तो देखो 7, 39 और 7 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 46, और जब इसे 2 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 23। इसका मतलब है कि ये बात उसकी सही थी। लेकिन अब आप देखो, यही बात उसने फिर कैल्शियम और बेरियम को लेके की, तो 40 यानी 40 और 137 को ऐड करके 2 से डिवीजन किया तो करीब करीब 88.5 आया, क्योंकि यहाँ पर टोटल 177 डिवीजन बाय 2 आएगा। 2 8 जा 16, यहाँ 1 आया, फिर 2 8 जा 16, फिर 0.5 आया, तो यहाँ पर 88.5 आया। अप्रॉक्स किसके? 87.5 के, जो उसकी वैल्यू वहाँ प्रेडिक्टेड थी। अच्छा, लेकिन अब ये भाई साहब इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए अपनी बात को समझाने के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ये बात उसने अलग नहीं बता दी। उन्होंने तो मेटल, लेवोजियर ने तो मेटल नॉन मेटल्स पर वर्किंग की और बताया कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। वो मेटलॉइड पर काम नहीं कर पाए, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन वहाँ फेल गया। इन्होंने क्या किया, उन मेटल और नॉन मेटल को लेवोजियर वाली बात से अपनी बातों में लाए और नया एक कंसेप्ट रिलीज कर दिया कि ये हमारी बात, ये बात इंडिकेट कर रही कि ये लोग एक ही ग्रुप के क्या हैं? मेंबर हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आ गई। अब जैसे ही हम लोग आगे यहाँ से बढ़े, देखते चलना ध्यान से, अब हम लोग जैसे ही यहाँ से आगे बढ़े तो ये बात यहाँ पर जब आगे निकल के, तो उन्होंने बोला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोराल, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे एक ग्रुप के मेंबर हैं। फिर इन्होंने बोला नियरली सेम एटॉमिक, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू एलिमेंट्स, देयरफॉर डिस्कार्ड, यानी उनकी ये बात पूर्ण रूप से सही नहीं हुई और फिर डिस्कार्ड हो गई। क्यों? देखो यहाँ पर ये फेलोर देखिए उनका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में जब हमने फ्लोरीन और ब्रोमीन का मास लेके 2 से डिवाइड किया तो 44.5 आया, जबकि यहाँ 30 पॉइंट है, तो इनके बीच में एक बिग डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। वो बिग डिफरेंस हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि डोबेर्नियर का जो ट्राइड लॉ था वो इस एग्जाम्पल में फेल गया, इसलिए नियरली सेम एटॉमिक मासेस इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू एलिमेंट्स, देयरफॉर डिस्कार्डेड। यानी हमें लगता है मेरी बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब देखिए इसी बात को फिर मैं और आगे बढ़ाता हूं आपको। अब फिर आए न्यूलैंड। अब न्यूलैंड के सामने काफ़ी इजीनेस थी। क्यों? क्योंकि लेवोजियर ने मेटल और नॉन मेटल पर अपना काम कर दिया था, बस मेटलॉइड नहीं डिफाइन कर पाए थे, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन फेल्ड गया। और जो डोबेर्नियर का जो ट्राइड लॉ था उसने बहुत सारी बातें हमें ये बताने में सफलता हासिल कर ली कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल आते हैं, है ना, तो वो बताने में वो मुझे सफल हो गया। और ठीक है, वो बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर उसका लॉ क्या हुआ? सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए उसका लॉ भी डिस्कार्ड हुआ, लेकिन कम से कम हिंट तो दे गया कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ग्रुप में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ग्रुप में, ये हिंट्स तो दे गया वो। इस हिंट्स को लेके, मेटल नॉन मेटल की हिंट्स को लेके फिर आ गए कौन मैदान में? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आ गए 1865 में। हम बात इंट्रोडक्शन की कर रहे हैं, हमारी बात क्या हो रही है? कैसे पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ, यानी कैसे हमने उसका फॉर्मेशन किया, ये हमारी बात चल रही है। जब हमारी बात ये ख़त्म हो जाएगी तब हम पहुँचेंगे पीरियोडिक टेबल पर, और उस पीरियोडिक टेबल को फिर हम तुम्हें ट्रिक के थ्रू सिखाएंगे कैसे हम उसको याद करना। वैसे मैं आशा करता हूँ कि 8th 9th 10th में आपको आपके बहुत सारे टीचरों ने, जिन टीचरों से आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा या जिनसे आपने गाइडेंस लिया होगा, उन्होंने पक्का है आपको टेबल को लर्न करने के कुछ टिप्स दिए होंगे। हम भी वो टिप्स देंगे, हो सकता है कि हमारा टिप्स
उनके टिप्स से थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हो, या मैं कहता सकता हूँ कि उनके जैसा हो, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपको वो टेबल को मेमोराइज करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम उस टेबल तक पहुँचे, उससे पहले कई साइंटिस्टों से हमें यहाँ पर उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम केमिस्ट्री कम हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे इस हिस्ट्री को फिनिश करके जैसे ही हम आगे आएंगे हमें एक बहुत आनंद सा महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि तब हम बात इस दिमाग की कर रहे होंगे, ना कि हिस्ट्री की। करेक्ट है ना? आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1865 में इनका ये डिस्कवरी है। क्या है? ही वॉज द फर्स्ट टू correlate the chemical properties of elements with their atomic mass and observe that properties of every earth element was similar to first one, like in case of musical vowels notation। यानी जो डोबेनियर का ट्राइड था उस ट्राइड को इन्होंने बेस किया, क्योंकि वहां पर भी फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट के मास को 2 से डिवाइड करके बीच वाले सेंट्रल का मास निकाला गया। यानी ये कहा गया कि वो तीनों ग्रुप एक ही, तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। परंतु अब इन्होंने उसको थोड़ा चेंज किया और ये बात करने लग गए म्यूजिकल किसकी? वॉवेल्स नोटेशन की। अब देखो जरा ये क्या है। इन्होंने बोला सा रे गामा पाधा निशा, पढ़ते ना सर हारमोनियम में सारे गामा पाधा निशा, है ना? अब हमको कथक करना है तो सारे गामा तो कथक नहीं कर रहे हैं अपन उनकी बात को यहाँ समझ रहे हैं। तो देखो सा रे गामा पाधा निशा, यानी इसके बाद फिर सा आ गया, यानी यहाँ 1 नंबर्स के बाद ये 8th नंबर पर ये वर्ड रिपीट होता दिखाई पड़ रहा है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये सा रे गा मा पा धा नी सा आ गया कि नहीं आ गया? यानी अल्कली मेटल से चले और 8th नंबर पर आके वापस अल्कली में ही आ गए। यानी लेवोजियर की बात तो प्रमाणित हो ही रही है, क्योंकि आप लिथियम और सोडियम को एक ही ग्रुप में ला रहे हैं। उसने समझाया था कि 1 और 3rd का मास लेके 2 से डिवाइड करने पर बीच वाले का मास आता है, इसलिए तीनों एक ग्रुप के हैं। लेकिन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने 1865 में इसी बात को म्यूजिकल वॉवेल्स नोटेशन के अकॉर्डिंग प्रूव किया। यानी इसका मतलब लेवोजियर की बात भी सही गई, इसलिए उसको यहां बुक में स्थान मिला, और न्यूलैंड की बात भी सही गई, इसलिए उसको भी इस बुक में स्थान मिला। किस चीज में हेल्प करने में? उस पीरियोडिक टेबल को बनाने में, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। अब आ जाओ देखो, क्योंकि हम सबसे पहले अपना घर बनाते हैं। यदि हम अपना घर जब अच्छा सा बनाते हैं तब उसके अंदर डेकोरेशन का काम करते हैं। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि ये एलिमेंट जो है वो अल्कली मेटल है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कि वो बोरान फैमिली का मेंबर है, कि वो कार्बन फैमिली का मेंबर है, कि वो इनर्ट गैसेस हैं, या वो हेलोजेंस हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, तब तक हम उनकी प्रॉपर्टीज पर चर्चा कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले टेबल है, फिर है हमारे दिमाग का खेल। यानी हमारे इस दिमाग का जो हमारे यहाँ घुसा हुआ है, इस पर जो हम काम करने वाले हैं वो टेबल के बाद ही करने वाले हैं। अभी तो हम हिस्ट्री पर खेल खेल रहे हैं। आगे जाओ, अब देखो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, वापस आ गए। लेकिन जब हम यहाँ कैल्शियम पर आए तो देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ स्कैनेडियम है, यहाँ टाइटेनियम है, यहाँ वेनेडियम है, यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ Mn है, इसके बाद यहाँ Fe आ जाएगा, यहाँ कोबाल्ट है, निकेल है। यानी यहाँ डी ब्लॉक का मेटल आ रहा है। जो हम एस ब्लॉक का मेटल यहाँ चाहते थे वो हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं मिला। ये डी ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक क्या है, ये समय आने पर हम बताएंगे। हाँ, तुमने रटा खूब होगा, लेकिन हम निकालना भी सिखाएंगे, राइट ना? हाँ, यदि किसी को आता है तो उसके लिए मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो मैं भाई बात ये कर रहा हूँ कि ये जो उनका म्यूजिकल वॉवेल नोटेशन था वो यहाँ तक तो सक्सेस रहा, लेकिन इसके बाद की कहानी क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने लग गए।
ठीक है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा किस ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन एस ब्लॉक का, कौन पी ब्लॉक, कौन डी ब्लॉक, ये हम सब समय आने पर धीरे धीरे सिखाएंगे। अभी हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, if the elements are arranged in the order they are increasing atomic masses, the 8 elements starting from given one is similar in properties of first one, बिल्कुल सही। This arrangement of elements is called is Newland law of octave, बिल्कुल सही। This classification worked quite well for the lighter elements up to Ca, ध्यान रखना मैंने अभी बोला है, because after Ca due to presence of D block elements there is difference of 18 elements instead of 8, क्योंकि यहाँ 8 एलिमेंट्स की बजाय 18 एलिमेंट्स आने लग गए। इसलिए अब देखो यहीं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट टेबल इट बिकम्स 8th एलिमेंट फ्रॉम अल्कली मेटल, सो दिस लॉ हैड टू बी ड्रॉप्ड आउट। यानी कैल्शियम तक तो ये लॉ बिल्कुल सही गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही डी ब्लॉक की एंट्री हुई, इनर्ट गैसेस की एंट्री हुई, इनका ये लॉ फेल चला गया, जो कि साफ तुमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ सा रे गा मा पा दा नी सा, तो यहाँ अब अल्कली मेटल नहीं आ रहा है, एस ब्लॉक का मेटल नहीं आ रहा है, डी ब्लॉक का मेटल आ रहा है, साथ में यहाँ पर इनर्ट गैसेस भी हैं, उनके बारे में भी ये नहीं बता पाया। अब आगे चलते हैं। अब हम जब आगे चले तो हमारे पास आ गया लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन, जो 1869 में आया। इनका वर्क कितना था, 1865 में था, ये 1865 में, ये 1817 में था, और लेवोजियर का उससे पहले का था। तो ये सब एक के बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद चर्चा होते होते जब हम 1869 में पहुँचे, जब इस लॉ को ड्रॉप आउट करने के बाद, कौन से लॉ को ड्रॉप आउट करने के बाद, न्यूलैंड के लॉ को, तो फिर हमारी बात पहुंच गई लोथर मेयर क्लासिफिकेशन में। लोथर मेयर ने डिटरमाइन किया इसको एटॉमिक वॉल्यूम पर और डिवाइडिंग एटॉमिक मास पर विद देयर डेंसिटीज इन सॉलिड स्टेट, यानी उन्होंने डेंसिटीज इन सॉलिड स्टेज में लेके इस सारा काम किया। उन्होंने फिर एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक मासेस अगेंस्ट रिस्पेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम फॉर ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, और क्या पाया उन्होंने, फिर पाया क्या ऑब्जर्वेशन किया कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व। उन्होंने ये कहा कि जो कर्व की जो पोजीशन है, यानी एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, यानी यदि मान लो अल्कली मेटल ले लें, लिथियम सोडियम पोटेशियम ले लें, यदि वो तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, जैसा कि आपको ये बात डोबेनियर के ट्रेंड से भी पता चल गई और आपके न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ से भी क्लियर हो गई कि वो तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो वो तीनों लोथर मेयर के अकॉर्डिंग एक पोजीशन पर होंगे। फिर उन्होंने बोला अल्कली मेटल्स हैविंग लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द क्रस्ट, यानी मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ये मैक्सिमा होता है, राइट। कोई चीज़ ऐसे चल रही है तो दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मिनिमा। अब ये कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट ऑक्यूपाइड टफ, यानी मिनिमा, यानी ऑक्सीजन जो है मिनिमा में है, और मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ है, मिनिमा में है, और जो आपका अल्कली मेटल्स है वो आपका मैक्सिमा में है, ऐसा लोथर मेयर ने बोला। फिर कहते हैं द हाइड्रोजन्स ऑक्यूपाइड असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व बिफोर द इनर्ट गैसेस, यानी इनर्ट गैसेस के पहले आपको हाइड्रोजन्स ऑक्यूपाइड करना, वो भी असेंडिंग पोजीशन में कर्व के, और एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोजीशन में उन्होंने रखे। ये उन्होंने कैसे बनाया, ये उन्होंने स्टडी किया। स्टडी कोई उनका छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया होगा उन्होंने, मासेस के आधार पर, डेंसिटीज के आधार पर, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और फिर जाके कर्व ड्रॉ किया होगा, और उस कर्व के लिए बहुत हायर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया होगा, जो यहाँ बताना बहुत मुश्किल है। उस हायर मैथमेटिक्स के इस्तेमाल के बाद उन्होंने वो कर्व बनाया और उस कर्व पर उसी तरह की चीज़ों को रखा जैसा उन्होंने थिंक किया या सोचा, या उन्होंने के एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें आई। अब आप देखो, ये देखो, ये उनका कर्व आ गया। अब देखो उनके कर्व के अकॉर्डिंग जो बात उन्होंने बोली कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, यानी अल्कली मेटल को उन्होंने टॉप पे रखा। अब देखो इधर, ये जो तुमको दिख रहे हैं मेटेलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये देखो नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं तुमको ये, और ये जो देखो इधर तुमको असेंडिंग पोजीशन पर तुमको ये हैलोजेंस दिख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक।
और यहाँ पर तुमको बेरिलियम देखो, बेरिलियम तुमको देखो डिसेंडिंग पोजीशन में दिख रहा है, ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, फिर इसी तरह ये कैल्शियम, इसी तरह से ये स्ट्रोंशियम, ये सब रखे। लेकिन यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि आप कर्व के साथ चीज़ों को मेमोराइज कर पाएँ, ये आसान नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए ग्राफ के माध्यम से चीज़ों को समझाया तो बढ़िया, और काफ़ी हद तक वो ये बताने में सफल हो गए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है। मेटेलॉइड पर भी उन्होंने बात कर ली, जिसकी वजह से लेवुजियर का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल्ड गया था, उस पर भी बात कर ली। ट्रांजिशन मेटल्स पर भी बात कर ली, जिस पर न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल फेल हो गया ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से, क्योंकि उसका लॉ केवल कैल्शियम तक ही सही रहा। तो लेकिन समस्या क्या थी कि उन्होंने कर्व पर जो ये चीज़ें बनाई वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जिससे मेमोरी रख पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए मेंडलीफ ने अपना जो टेबल दिया वो टेबल ज़्यादा सुटेबल रहा लोथर मेयर कर्व के अकॉर्डिंग। फिर भी लोथर मेयर से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है बेसिक सा कि अल्कली मेटल्स को उन्होंने किस पोजीशंस पे रखा। जैसे मैं तुम्हें पीछे दिखाऊं कि अल्कली मेटल्स को उन्होंने कहाँ रखा, तो अल्कली मेटल्स को उन्होंने ऑक्यूपाइड किया कहाँ पर, मैक्सिमा पर यानी ऊपर। ट्रांजिशन मेटल को ऑक्यूपाइड कहाँ किया, मिनिमा पर यानी नीचे। हाइलोजन्स को उन्होंने कहाँ ऑक्यूपाइड किया, हाइलोजन्स को उन्होंने ऑक्यूपाइड किया असेंडिंग पोजीशन पर। एल्कलाइन अर्थ मेटल को कहाँ ऑक्यूपाइड का डिसेंडिंग पोजीशन पर। ये लूथर मेयर का क्लासिफिकेशन इस आधार पर पूछा जा सकता है आपसे। एक छोटा मोटा क्वेश्चंस कभी कभी कंपटीशन में डाल दिया जाता है। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं। एक्चुअली पूरा चैप्टर इससे ही क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर आपका बेस है। जिसको ये चैप्टर नहीं आता उसको इनऑर्गेनिक नहीं आती है, समझ लेना। इनऑर्गेनिक का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना वो पीरियोडिक टेबल ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही है, और इसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। जिसको ये दो चैप्टर आते हैं ना उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाती है। इसलिए हमको बेसिक से बेसिक चीज़ें भी सीखनी है, भले वो हिस्ट्री है लेकिन बात छोटी सी है। कल के लिए कोई असेंडिंग डिसेंडिंग का सवाल आ जाए, हम ये मान के बैठ जाएं कि आपने पढ़ा होगा। डेफिनेटली मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने पढ़ा भी होगा, 8th 9th 10th में आपके टीचर ने अच्छे से बताया भी होगा, सब कुछ एक्सप्लेन भी किया होगा। बट मेरा दायित्व बनता है कि मैं छोटी छोटी बातों से आपको आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। भले वो हिस्ट्री है ना, लेकिन फिर भी आपको सीखनी पड़ेगी उस हिस्ट्री को भी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कर्व आ गया। अब आपकी ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आ गई, ठीक है। अब देखो आप मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ अरेंज दैट नोन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ही एक्सप्लेन्ड दैट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल elements or of similar properties repeated and proposed his law named as Mendeleev periodic law। वापस समझो, मेंडलीफ ने जो अरेंज किए एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस पर, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। He explained that after a regular intervals और regular intervals पर elements of similar properties उसकी repeated हुई और proposed his law named Mendeleev periodic law बोला उसने, ठीक है। अब मैं समझता हूँ क्या कहता है इसका लॉ। इसका लॉ कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। वो कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एलिमेंट्स की आर माने है किस पर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी इसका मतलब वो एटॉमिक मास पर बेस्ड करने की बात बोल रहा है। अब देखो, अब इसने फिर और क्या बोला, इसने बोला कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है उसमें देखो 7 पीरियड है जो हॉरिजॉन्टल रो में है, 8th ग्रुप है कह रहा है जो वर्टिकल कॉलम्स हैं। लास्ट 7 ग्रुप आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, एक ए ग्रुप है एक बी ग्रुप है, ठीक है। सब ग्रुप जो ए है वो कंटेन करता है नॉर्मल एलिमेंट जिसमें एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। ध्यान रहे एनसीईआरटी में ये ड्रॉबैक है, उसने जो ए सब ग्रुप है उसको बी माना है और जो बी है उसे ए माना। एक्चुअली ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का नहीं है या एनसीईआरटी गलत है, ये बात भी नहीं है। एक्चुअली ये बात है ब्रिटिश लैंग्वेज और अमेरिकन लैंग्वेज की। एक्चुअली ब्रिटिश लैंग्वेज में और अमेरिकन लैंग्वेज में इन बातों का चेंज है, तो इसलिए उस एनसीईआरटी को भी गलत नहीं बोलेंगे, राइट ना। ये केवल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, परंतु हमें जो बोर्ड पर दिख रहा है ना, वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में ए वाला बी है, बी वाला ए, लेकिन आपको यही समझना है जो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ एनसीईआरटी के अलॉन्ग नहीं जाना है। और आपका सब ग्रुप बी कंटेन कर रहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स
उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। लेटर ऑन एडिशन 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस वाज एडेड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हेंस मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 9 ग्रुप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या वहां पर नोबल गैसेस को ऐड कर दिया गया था 0 ग्रुप को? ना, लेटर ऑन साफ लिखा है, लेटर ऑन एडिशन 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस, यानी बाद में 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस को ऐड किया गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए उसको मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला गया और उसमें 9 ग्रुप्स हो गए। एक्चुअली कोई ये सवाल कहता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, तो आपका जवाब 8 है। लेकिन कोई बोलता है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, तो वहां 9 है, क्योंकि वहां पर इनर्ट गैस को भी ऐड कर दिया गया है। करेक्ट है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बनते हैं। अब देखो मेंडलीव की टेबल पर आपको ले चलते हैं। अब आ जाओ, ये देखो ये ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5, रोमन 6, रोमन 7, रोमन 8। ये 8 ग्रुप में उसने क्या किया, अपनी टेबल को क्या किया, डिवाइड किया। और साथ में उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ग्रुप हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 ये रोज हो गई हॉरिजेंटल, जो उसने यहाँ बताई अभी आपको। यहाँ देखो ये उसने बताया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है हॉरिजेंटल रोज में, और 8th ग्रुप है। ये बात आपके सामने यहाँ दिख रही है, दिख रही है? अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो ग्रुप है उसमें आप देखो, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है, बोरान, एल्युमिनियम। अब देखो ये यहाँ उसको नहीं पता चला कि यहाँ पर क्या था, तो उसने एका एल्युमिनियम करके छोड़ दिया, है ना? इसी तरह यहाँ सिलिकॉन के बाद उसे नहीं पता, तो एका सिलिकॉन करके छोड़ दिया, है ना? और उसके बाद ये पूरी जो उसने टेबल बनाई, उसमें उसने ए ग्रुप में इन एलिमेंट्स को रखा और 20 ग्रुप में इनको रखा। ए में जिनको रखा वो एस और पी ब्लॉक के हैं, और जो उनको उसने बी में रखा वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये बात यहाँ निकल के आई। अब जरा देखना, यहाँ पर ये बात जब आ गई, फिर हमने क्या बोला, हम यहाँ रटाएंगे नहीं, हम तुमको जब आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे हम तुम्हें ये बात सिखा देंगे। हम तुमसे बोलेंगे SI इज द मेंबर ऑफ विच ग्रुप, तो आप फटाक से बोलोगे सर ये 4th, मैं बोलूंगा 4th A कि 4th B, आप बोलोगे सर 4th A, मैं बोलूंगा TI, सर 4th B। कैसे, वो मैं सिखाऊंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसे ऐसे तरीके हैं जो सब सिखाऊंगा। अभी तो केवल अपन क्या कर रहे हैं, केवल डिस्कवरी पर बात कर रहे हैं, हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं। हिस्ट्री को केवल देखना होता है और घर में थोड़ा रीड करना होता है। आज हमारी इस बात से आज की ये हिस्ट्री की ये इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो जाएगी। फिर अगली जो क्लास आएगी उसमें हम बहुत सारे माइंडली बोलते हैं ना पजल्स, दिमागी कसरत पर आपको वर्क कराएंगे। और जो बातें मैंने अभी जो जैसे बोला अभी कि ये कौन से ग्रुप में क्या है, हर एक चीज़ को आपको मैं ओरली सिखाऊंगा। आप देख के ही बोलोगे, आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई बोले कि भैया नहीं मैं तो रटना है कि 5th में ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आता है, 5th के बी में क्या कहते हैं वेनेडियम, नेबोडियम और टेंटेलम आता है। तो ये कुछ नहीं रटना है, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। लेकिन बट अभी टाइम है वहां पहुंचने में, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे आया, मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देख पहली मेरिट क्या है, इट हैज सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर कंपाउंड। इट हेल्प इज द प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक स्पेसेस गिवन इन पीरियोडिक टेबल। उसने अपने में ये 2 स्पेस ब्लैंक कर दिए थे, एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन करके। अब आप देखो उसका ये मेरिट में बदल गई ये चीज़ उसकी, क्योंकि जब एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन का उसने नेम्स दिया, तो जब उनका डिस्कवरी हुआ तो एका एल्युमिनियम में उसने प्रेडिक्टेड मास 68 रखा, लेकिन पाया क्या गया, आपका पाया गया 70, है ना। एका सिलिकॉन में उसने प्रेडिक्टेड 72 रखा और पाया गया 72.6। यानी जो उसने प्रेडिक्ट किया, बाद में जब उसका कैलकुलेशन हुआ, उसकी डेंसिटी देखी गई, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा गया, उनके फार्मूलेज ऑफ ऑक्साइड्स बनाए गए, उनके फार्मूले ऑफ क्लोरीन बनाए गए, तो वो सब जो उसने थिंक किया था, जो उसने उसकी वैलेंसी सोची थी, वो सारी बात बिल्कुल सही पाई गई। करेक्ट है ना। तो एका एल्युमिनियम में, एका एल्युमिनियम का मतलब था कि यहाँ पर एका एल्युमिनियम मतलब यहाँ पर गैलियम आया, और एका सिलिकॉन का मतलब यहाँ जर्मेनियम आ गया। फिर एक और बात उसकी बड़ी मजेदार निकली,
Atomic weight of element were corrected. Atomic weight of beryllium was calculated be 3 into 4.5, यानी जो उसने यहाँ पर आपका वेट लिया था एटॉमिक वेट, उसमें वहां पर पुराने साइंटिस्टों ने 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो उसका जो एटॉमिक वेट था वो 13.5 है, लेकिन उसने उसको करेक्ट कर दिया और उसकी वैलेंसी एग्जैक्ट जो थी रियल वो 2 आ गई, क्योंकि अल्कली अर्थ मेटल्स जितने भी हैं उनकी सभी की वैलेंसी 2 है और अल्कली मेटल्स की वैलेंसी 1 है। और वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी हम समय आने पर सिखाएंगे, रटना कुछ नहीं है, अभी ओनली डिस्कवरी है, इसलिए डिस्कवरी पर अपनी बात चल रही है, हिस्ट्री पर बात चल रही है, तो अभी हम केवल हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये 3 जो था वैलेंसी जो दूसरे साइंटिस्टों ने दिया था उसको मेंडलीफ ने करेक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैलेंसी 2 करके उसका करेक्ट मास कर दिया। ये भी उसका एक अचीवमेंट था, उसकी मेरिट थी। फिर कुछ उसकी डीमेरिट्स आ गई। डीमेरिट्स इसलिए आई कि देखो, डीमेरिट इसलिए आई क्योंकि जैसे वो 2-3 बातें जो है वो गड़बड़ कर गया। क्या? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, वो तो आज भी अनसर्टेन है, वो फर्स्ट में भी है और आपका 7th में भी है, तो इसमें भी वो फर्स्ट और 7th में रख पाया, तो ये तो डिमेरिट्स अभी तक बना हुआ है। आइसोटोप का डिमेरिट्स भी अभी तक बना हुआ है, पीरियोडिक टेबल में हम आइसोटोप्स को भी कोई प्लेस नहीं दे पाए। हमने जैसे बोला 1s1 1s2 1s3 हम बोले प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम, फिर ट्राइटियम, इनको हम प्लेस नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, उनको हम प्लेस नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ मास नंबर की प्रॉब्लम्स आई, वहाँ पर मैं उनको पोजीशन नहीं दे पाया पीरियोडिक टेबल के अंदर क्योंकि उनके नंबर सबके सेम हो गए। अब बात आई एनॉमलस पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स इन पीरियोडिक टेबल, ये भी एक प्रॉब्लम आई, एनॉमलस पोजीशन आ गई अचानक, तो इसमें दिक्कत आई। साथ में कई जगहों पर वो मास में गड़बड़ कर गए, जैसे कोबाल्ट का 58.9 है और उसको प्लेस्ड बिफोर कर दिया 58.6 के, जबकि ये मास ज़्यादा, ये मास कम है, जबकि टेबल में CO आगे है NI पीछे है, एटॉमिक नंबर 27 एटॉमिक नंबर 28, ये गलती कर गए। इसके अलावा बहुत बड़ी गलतियां जो उनसे हुई वो ये हुई कि देखो फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने A को भी रख दिया, B को भी रख दिया, यानी मोर रिएक्टिव अल्कली मेटल्स को भी डाल दिया और लेस रिएक्टिव जैसे करेंसी मेटल या कॉइन मेटल के नाम से जानते हैं, कॉपर AgAu, जैसे भारत सरकार की करेंसी मेनली गोल्ड पर बेस्ड होती है। भारत सरकार की जो इन्फ्लेशन जो देखते हैं ना, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन रेट, ये सब जो घटती बढ़ती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस गोल्ड का होता है। भारत सरकार की इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गोल्ड पर आधारित है। जब सोने का भाव अचानक तेजी के साथ बढ़ रहा होता है ना तो मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है, यानी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो इकोनॉमिकल चीज़ों से जुड़ती हैं, इसीलिए इनको कॉइन्स मेटल या करेंसी मेटल्स बोलते हैं। ये क्योंकि किसी न किसी कोई ना कोई मेटल जो है वो किसी न किसी करेंसी से कोरिलेट करता है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो इसीलिए इनको कॉइन या करेंसी मेटल्स के नाम से जानते हैं हम लोग। इनके सिक्के वगैरह भी बनते हैं, हम लोग तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, ये सब भी लाते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ दीपावली का फेस्टिवल आता है, अभी आएगा कुछ दिनों में, और भगवान से हमारी प्रार्थना भी है कि जब दीपावली का हम अच्छा फेस्टिवल मना रहे हों तो उस समय जब हम घर में चांदी के सिक्के ला रहे हों या गोल्ड का सिक्का ला रहे हों तो हमें लगता है कोरोना का प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, राइट है ना। और आगे ऐसे कुछ डिमेरिट्स ये आ गए कि उन्होंने एक साथ इन्होंने क्या किया, अब आप देखो, आप यहाँ देखो, इसको नीचे हम ला रहे हैं, यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो इधर, ये इन्होंने एक साथ रख दिए इन दोनों को, ये उनका डिमेरिट्स था। ऐसे बहुत सारे जो डिमेरिट्स यहाँ आपको हमने दिखाए, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान से धीरे धीरे मेमोराइज करने हैं। फिर यहाँ से हमारी बात अब स्टार्ट होगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मोजले का एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि यहाँ पर अब हम इनर्ट गैसेस को भी ऐड कर चुके होंगे और वो जो मेंडलीफ ने गैप छोड़े थे उन गैप को हम भर भी चुके होंगे और हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। लेकिन यहां से हम अपनी बात अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से आने वाला है भयंकर मजा और इंटरेस्ट। इससे पहले जो बात आज हमने बताई वो केवल इंट्रोडक्शन थी, वो केवल हिस्ट्री थी, केवल हमारे तुम्हारे बीच में एक इंटरेक्शन था और एक हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे बोलने के तरीके और हमारे मूवमेंट पर आपकी एक अप्रोच थी। अब जो हमारा काम होने वाला है वो सब्जेक्ट पर होने वाला है
और वो भी बड़े लेवल पर, और वहां पर हमारी बात स्टार्ट होगी इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मोजले के एक्सपेरिमेंट से। तो धन्यवाद, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड सारी बातें आपने 8th 9th 10th में पढ़ी हुई हैं, उन एनसीईआरटीज को वापस ओपन कर लीजिएगा और सारी बातों को वापस से पढ़ के हमारी स्लाइड को, हमारी इस पीडीएफ को भी देख लीजिएगा। और फिर जब अगली क्लास में अपनी मुलाकात हो तो एक एनर्जी के साथ होनी चाहिए। धन्यवाद।